बहुत बढ़िया से दिख रहा होगा सभी लोगों को। तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो लास्ट वाला पॉइंट है वो मैं लेके आया हूँ। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम। एक क्लासरूम के लिए जो बहुभाषी जो संसाधन है, बहुभाषी संसाधन है, उसका क्या प्रयोग और उसको कैसे प्रयोग करेंगे। तो जो जो लोग यहाँ पे नहीं जुड़ पाए हुए हैं वो यूट्यूब से जुड़ जाए और यूट्यूब का लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप लोग, तो वहां से सब लोग जुड़ते जाएं। तो मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस जो है वो बहुभाषी संसाधन जो है उसका क्लासरूम में कैसे प्रयोग करना है, उसका कैसे यूटिलाइज करना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या जान लिया हुआ था, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है उसके बारे में जान लिया होता। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के प्रकार कैसे हैं, उसका कैसे हम उसको यूज करते हैं, वो भांति भांति के दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार में चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद हमने एक पूरा लेक्चर टेक्स्ट बुक के ऊपर रखा हुआ था कि टेक्स्ट बुक क्या होती है, टेक्स्ट बुक का कैसा प्रकार होता है, उसको कैसे प्रयोग में लाते हैं, वो सब के बारे में हुआ। कैसे एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में कैसे काम आती है उसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमने मल्टीमीडिया का प्रयोग क्या है, वो मल्टीमीडिया कैसे प्रयोग करते हैं, क्लासरूम में हम मल्टीमीडिया का प्रयोग कैसे करेंगे, मल्टीमीडिया के लिए क्या क्या जरूरत लगेगी, ये सब के बारे में मल्टीमीडिया के बारे में चर्चा हो चुकी थी। अब मल्टीमीडिया से ही कंटेंट रेडी हो सकता है, कैसे उसको कंटेंट को रेडी करेंगे, उन सब के बारे में कल चर्चा हो चुकी थी। अब इसी का आगे का और आखिरी भाग जो है वो मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम है। यानी एक क्लासरूम में कैसे हम मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस को तैयार करेंगे। अब वहां एक क्लासरूम ऐसी क्लासरूम है जहां पे कि मल्टीलिंगुअल लोग हैं, मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं, तो उस क्लास में हम कैसे उसको यूज करेंगे, तो उसके बारे में हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए जो है आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, थोड़ी आप लोगों के लेवल की रहेगी, और ये जानना भी जरूरी है कि होता क्या है, इसको जानना भी जरूरी है। चलिए तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं, रुक करते हैं। मुझे एक मैसेज कर दीजिए तो मैं जरा ग्रुप में शेयर कर दूं, ताकि ये क्लास जो है बेनिफिटेड है क्लास, तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिले। और बहुत सारे लोगों ने अभी भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, तभी आपको जो है इसके डिटेल्स मिलते रहेंगे। इसका लिंक मुझे जरा एक ग्रुप में भेजिए, मुझे भेजिए या कहीं भेजिए। ओके, ना ना ये नहीं चाहिए, यूट्यूब का चाहिए, यूट्यूब जो चल रहा है, यूट्यूब का जो चल रहा है उसका भेजिए मेरे को। चलिए नहीं आया हो तो हम ही ले लेते हैं कहीं से, कहीं तो चल रहा होगा। हाँ चलिए, चल रहा है मेरे पास, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, शेयर करता हूँ। ओके, बहुत सारे लोगों ने भेज भी दिया होगा मुझे लगता है। दिशा अकेडमी में आप लोग भेज दीजिए, मैं दूसरे में भेज देता हूँ, ताकि लोग जो है इसको इससे बेनिफिट उठाएं, जितने भी लोग हैं। चलिए, तो एटलीस्ट इतने लोगों को पहुंच जाए, इतने लोग तो देखें। हम्म। और आप लोगों का जो ग्रुप वगैरह है उसमें डाल दीजिए आप लोग, तो आप पूछते रहे। बीएड का ग्रुप जो है वो अलग अलग उसमें डाल दीजिए। ओके चलिए, तो मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज के बारे में चर्चा करते हैं। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज है क्या। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बहुभाषा क्या होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है और मल्टीलिंगुअल क्या होता है। मल्टीलिंगुअल के बारे में जानेंगे। इसके बारे में थोड़ी एक चर्चा, एक दिन की चर्चा हो चुकी थी। मल्टीलिंगुअल क्या होता है उसके बारे में एक बार की चर्चा हो चुकी है, थोड़ा उसी के आगे हम जोड़ करके बात करेंगे। और यहाँ पे हम रिसोर्सेज को लेकर के बात करेंगे, थोड़ी एक्टिविटी को लेकर के बात करेंगे, उसको कैसे हम रिसोर्स के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे वो हम जानेंगे। अभी तक तो हमने खाली मल्टीलिंगुअल क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में हमने एक लेक्चर अपने पीछे लिया हुआ है, आप वो वीडियो में है, आप वो उसको देख सकते हैं आप सभी लोग। चलिए, तो हम मल्टीलिंगुअल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मल्टीलिंगुअल है क्या। मल्टीलिंगुअल यानी मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषा।
बहुभाषा क्या होती है? बहुभाषा वह होती है जहां पे एक से अधिक, जहां पे एक वर्ग में एक से अधिक भाषाओं वाले बच्चे वहां रहते हो, एक से अधिक भाषा वाले बच्चे रहते हो, या बच्चा वह वहां पे एक से अधिक भाषा के रूप में वहां प्रयोग हो रहा हो, एक से अधिक भाषा के रूप में वहां पे प्रयोग हो रहा हो, उसे कहते हैं क्या? मल्टीलिंगुअल वो क्लास या मल्टीलिंगुअल भाषा। एक बच्चा एक भाषा को लेकर के उसे दूसरी भाषा भी सीखनी पड़ रही है, एक भाषा को लेकर के दूसरी भाषा भी सीखनी पड़ रही है, या वह एक से अधिक भाषा जानता हो, तो उसे कहते हैं मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल कहते हैं। वहीं अगर एक बच्चा उसकी मदर टंग और उसकी मदर टंग के अलावा उसको दूसरी भाषा सीखनी है, जैसे मान लीजिए कि मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी को लेकर के हिंदी सीखनी है, वही मगधी को लेकर के हिंदी सीखनी है, भोजपुरी को लेकर के हिंदी सीखनी है, वही बंगाली को लेकर के हिंदी सीखनी है, गुजराती को लेकर के हिंदी सीखनी है। तो ऐसे इसके इसके आधार पे एक जो उसकी मदर टंग है उसके आधार पे एक दूसरी भाषा सीखनी हिंदी, तो क्या होगा? वो मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। वैसे ही एक क्लास में एक शिक्षक जब ऐसी प्रकार की भाषाएं पढ़ाएगा, सिखाएगा, यानी अगर कोई कोई शिक्षक है वहां पे, अब चूंकि क्लास है वहां, अगर हिंदी इलाके का तो हिंदी तो पढ़ाना ही, जो भी पढ़ाया जाएगा वो हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, चाहे अंग्रेजी, चाहे वो गणित पढ़ाया जाए, चाहे विज्ञान पढ़ाया जाए, चाहे कोई भी पढ़ाया जाए, इंग्लिश को छोड़ करके बाकी सारी बातें तो जो है हिंदी में पढ़ाई जाएंगी। वह हिंदी में पढ़ाने पर ऐसे भी इलाके होते हैं जैसे जहाँ के बच्चे जो लोकल के होते हैं वो लोकल की जो है बोली बोलते हैं, तो लोकल की बोली बोलते हैं, तो लोकल की बोली को ध्यान में रख करके, लोकल की बोली को ज्यादा क्रेडिट दे करके उसको दूसरी भाषा सिखाना, यही मल्टीलिंगुअल का कॉन्सेप्ट है। यही मल्टीलिंगुअल का कॉन्सेप्ट है, यानी उसकी भाषा को इस्तेमाल करना, न कि आप खाली अपनी भाषा उसको पंडित बना दो एक दिन में और 2 दिन में उसको पंडित बना दो कि अंग्रेज बन जाएगा, वो कभी नहीं बनेगा, वो कभी नहीं बनाएगा। ये आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है, फॉर्मूला बताया गया है कि हमेशा L1 के आधार पे ही बच्चा L2 सीखता है, L1 के आधार पे ही बच्चा L2 सीखता है। L1 क्या होती है? L1 जो है यह एक्वायर्ड होती है, L1 हमेशा एक्वायर्ड होती है, बच्चा शुरू से एक्वायर किया रहता है। ये क्या किया रहता है? एक्वायर किया रहता है, ये ग्रहण किया रहता है। और L2 जो है वो लर्न करता है, लर्न करता है। तो अगर आप हिंदी सिखा रहे हो, अगर आप हिंदी सिखा रहे हो, तो हिंदी सीखने के लिए बच्चे को तुरंत हिंदी नहीं आएगी। अगर बच्चा भोजपुरी इलाके में है, अगर बच्चा भोजपुरी इलाके में है तो बच्चे को तुरंत से तुरंत हिंदी नहीं आएगी। बच्चा अवधी इलाके में है तो बच्चे को तुरंत से तुरंत हिंदी नहीं आएगी। बच्चा मारवाड़ी इलाके में है तो बच्चे को तुरंत से तुरंत हिंदी नहीं आएगी, उसको तुरंत से तुरंत हिंदी नहीं आएगी। वो पहली क्लास में आया आया तो उसको वो उसके अंदर में सारी की सारी क्या पड़ी हुई है? ये भोजपुरी पड़ी हुई है, उसके अंदर में अवधी पड़ी हुई है, इसके अंदर में मारवाड़ी पड़ी हुई है। जो भी शब्द आप बताएंगे उसके अंदर छाप जो है, जो स्कीमा जो है, वो स्कीमा उसको भोजपुरी के रूप में, अवधी के रूप में और मारवाड़ी के रूप में। तो ये आपको यह सिखाना ही है, आपको यह सिखाना है, आपका टारगेट रहे, आपके पास ये टारगेट रहे। बट उसको सिखाना क्या है, उसको बेस किससे लेना है? उसको आपके इस इन शब्दों से, इन चीजों से लेना है जो उसकी हिंदी में, जो दूसरी जो उसकी लोकल की भाषा है, वो जो लोकल की भाषा है, जो जिसमें वो जिया हुआ है, जिसको वह जानता है, जिसको वह लगातार उसने करा हुआ है, तो उसी को आपको बेस बनाना है। उसी को बेस बना करके जब आप दूसरी भाषा सिखाएंगे, तीसरी भाषा सिखाएंगे, इसी को कहते हैं मल्टीलिंगुअल। और इसी बात को जो है जोर दिया, इसी बात पर जोर दिया एनसीएफ 2005 ने, इसी बात पर जोर दिया एनसीएफ 2005, हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने भी इस पर जोर दिया कि मल्टीलिंगुअल को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, मल्टीलिंगुअल को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। वह कहते हैं कि मल्टीलिंगुअल को एक रिसोर्स के रूप में यूज किया जाना चाहिए। मान लीजिए एक क्लास है, एक ऐसी क्लास है जहां पे एक ऐसा इलाका है, सपोज करिए कि हम कहते हैं कि कोई एक ग्रामीण इलाका ही है, ग्रामीण इलाका है। अब इस ग्रामीण इलाके में, एक मैं कह रहा था, एक ग्रामीण इलाके का विद्यालय है और एक शहरी इलाके का विद्यालय है, एक ग्रामीण इलाके का विद्यालय और एक शहरी इलाके का विद्यालय। इस विद्यालय में ये विद्यालय है, ये विद्यालय, और यहाँ भी एक विद्यालय, शहरी विद्यालय भी है, दोनों विद्यालय हैं। इन दोनों विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, ग्रामीण इलाके में तो जो बच्चे पढ़ेंगे लोकल के, तो अगर ग्रामीण इलाके में बच्चे हैं तो वहाँ पे लोकल के वही बच्चे पढ़ रहे होंगे। यानी मान लीजिए कि हम यहाँ बात करते हैं कि बच्चे जो अवधी बोलने वाले हैं, तो अवधी वाले सारे बच्चे लोकल के होंगे तो अवधी बोलते होंगे, अवधी बोलते होंगे। उसी मान लीजिए एक आध बच्चा जो कि वह साइन का जानने वाला, ये सारे अवधी हैं, ये सारे अवधी हैं। यहाँ मैं ए लिख देता हूँ कि सारे बच्चे अवधी बोलने वाले हैं। वही एक बच्चा जो है वह साइन जानता है, वही बच्चा साइन जानता है तो चलो साइन से, और बाकी सारे बच्चे जो है अवधी जानते हैं, या 2 बच्चे और साइन जानते हैं। अब यहाँ पे शिक्षक जो आया, अब शिक्षक जो आएगा वहां पे सारी पुस्तकें कैसी, अवधी में तो पुस्तक होगी नहीं, भोजपुरी में तो पुस्तक होगी नहीं, मारवाड़ी में तो पुस्तक होगी नहीं, पुस्तक किसमें होगी? पुस्तक होगी हिंदी में। यहाँ पे बच्चा अगर स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ रहा है या सेकेंड में पढ़ रहा है, तो बच्चे को जब फर्स्ट में पढ़ रहा है, बच्चे को जब टीचर पढ़ाने आएगा तो किसमें पढ़ाएगा? वो हिंदी में पढ़ाएगा, हिंदी का शिक्षक होगा तो वो कहेगा कि हिंदी में चलो पढ़ो। अब हिंदी में पढ़ा रहा है, बच्चों को कुछ नहीं समझ आ रहा है,
बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चे सारा का सारा कुछ जो है ब्लैंक जा रहा है, ऊपर से जा रहा है सारा। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो है हिंदी लगातार बोली जा रही है। और बच्चा कहाँ का है? वो अवधि में है। बच्चा अवधि में है, उसके लोकल की जितनी भी बातें हैं लोकल की, हो सकता है हिंदी से मैच करती हो थोड़ी बहुत, बट बहुत ज्यादा नहीं मैच करती, बहुत ज्यादा नहीं मैच करती होंगी। बच्चा उस लहजे में बोलता होगा और शिक्षक दूसरे लहजे में बोल रही है, तो बच्चा उस लहजे में नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं है हिंदी बोलने की। उसने शुरू से अवधि में बोला हुआ, उसने शुरू से भोजपुरी में बोला हुआ, उसने शुरू से ही वो मारवाड़ी में बोला हुआ, इसलिए उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस नहीं है, तो यहाँ पे शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि वह इसको बेस बनाए, इसको बेस बनाए। बच्चों की भाषा को, जो बच्चों के पास है भाषा, जो L1 है, जिसने इसको एक्वायर किया हुआ है, उस भाषा को बेस बनाए, फिर वो दूसरी भाषा को सिखाए। इस पर एनसीएफ ने जोर दिया, इस बात पर एनसीएफ ने जोर दिया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने इस पर जोर दिया कि बच्चों को जब भी सिखाया जाए तो मल्टीलिंगुअल भी सिखाया जाए, उसको एक रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए, उसे संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए, रिसोर्स के रूप में प्रयोग किया जाए। जैसे हम टीएलएम प्रयोग करते हैं, जैसे हम क्लासरूम में बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं, जैसे पुस्तकों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही इन बच्चों की भाषा को भी, ये जो बच्चों की भाषा है, इन बच्चों की भाषा को भी हम रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करें, संसाधन के रूप में इस्तेमाल करें। तो बच्चों को जब उन्हीं भाषा में जब सिखाएंगे तो बच्चे ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे, बच्चे ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे। आपको हमने कहा कि आप अपनी भाषा में बोलो, चलो जैसे बोलता है वैसे बोलो, जो आपने सीखा वैसे बोलो, आप अपने में बहुत मगन होंगे, आप कहेंगे अरे हमको हमारी भाषा में बोलना, चलो बोलते, कितना बोलना है उतना बोलेंगे, तो उतना बोलना उतना बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से, जब बचपन से ही आपने वही सब सीखा हुआ है, अब उसको अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर पाओगे। तो उसी बात पर जोर देते। मैंने कहा एक शहरी ग्रामीण पर, मैं एक शहरी की बात कर लेता हूँ। अब शहरी इलाके में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा और लंबा हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में तो एक एक जो है वो सेग्रीगेटेड होते हैं, ग्रामीण इलाके में सेग्रीगेटेड होते हैं। सेग्रीगेटेड मतलब क्या? कि एक ही जैसे के, एक ही लोग होते हैं, एक ही प्रकार का होता है, एक ही समुदाय होता है। अब ग्रामीण इलाके में 1 किलोमीटर से दूर कोई स्कूल होगा नहीं, ग्रामीण इलाके में 1 किलोमीटर से दूर कोई विद्यालय होगा नहीं, और 1 किलोमीटर के दायरे में एक ही भाषा के एक ही ग्रुप के लोग होंगे, एक ही भाषा के एक ही ग्रुप के लोग होंगे, चाहे वो अवधी बोलने वाले हो, चाहे भोजपुरी बोलने वाले हो, चाहे मगधी बोलने वाले हो, मेजोरिटी वही होगी। 98% 95% लोग एक ही लैंग्वेज के होंगे, एक ही लैंग्वेज, एक ही बोली वाले बोलने वाले वहां पे होंगे। यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे खाली उसको दूसरी भाषा के रूप में ही सिखाना है। वहीं यह ज्यादा टफ कब हो जाता है? जब वो शहरी इलाके में हो जाता है। शहरी इलाके में हो जाता है तो शहरी इलाके में अलग अलग प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? वहीं पे सपोज करिए कि कोई ऐसी फैमिली वाला है जो वहीं पे 5 बच्चे, 5 बच्चे भोजपुरी बोलने वाले हैं, 5 बच्चे भोजपुरी बोलने वाले हैं, 5 बच्चे जहाँ का शहर है, जहाँ का शहर है उस शहर से बोलने वाले हैं, 5 बच्चे प्योर हिंदी बोलने वाले हैं, प्योर हिंदी। मतलब कुछ उसमें ऐसे बच्चे होंगे जो हिंदी जानते होंगे, शहर में रहते हैं तो हिंदी जानते होंगे, तो हिंदी जानने वाले होंगे। यानी एक जो है लोकल की भाषा, जो लोकल की भाषा वो मान लीजिए अवधी बोलने वाले, यहाँ पे कुछ बच्चे अवधी बोलने वाले हैं, कुछ बच्चे जो है वहां पे हिंदी बोलने वाले हैं, तो कुछ बच्चे शहर में कहीं और से आए हुए, मान लीजिए गुजरात के बच्चे वहां पहुंच गए तो बच्चे गुजराती जानते होंगे, गुजराती जानते होंगे। कोई बच्चे जो है दो दो बच्चे बंगाल से आए होंगे, दो बच्चे बंगाली जानते होंगे। अब कोई बच्चे, उसी में 2 बच्चे और हैं जो साइन जानते हैं। अब समझिए, देखिए अब कितनी प्रकार की भाषा हो गई एक ही क्लास में, एक ही क्लास में जो बच्चा आया अलग अलग परिवार से आ रहा है, अलग अलग परिवार से आ रहा है, अवधी इलाके से भी आ रहा है, वहीं पे जो है वह हिंदी इलाके से भी आ रहा है, उस शहर में तो हिंदी इलाके से भी आ रहा है, वहीं कुछ बच्चे गुजराती इलाके से आ रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वह बंगाली इलाके से आ रहे हैं, कुछ बच्चे साइन वाले इलाके से आ रहे हैं, मतलब साइन समझने वाले हैं। अब ऐसी क्लास को समझाना टीचर के लिए कितना टफ होगा, बट यहाँ पे टफ नहीं होगा। टीचर क्या करे? इनकी भाषा को जो है एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करे, संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर ले। तो क्या होगा? मैंने आपको बताया हुआ था रेसिप्रोकल टीचिंग, जब मैं बता रहा था, जब उनकी संस्कृति के रूप में मैं पढ़ा रहा था, वाइगोस्की की जब पढ़ा रहा था, मैंने उसमें कहा था कि टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग, पैरेलल टीचिंग, और जो है वह कोलैबोरेटिव टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग। अब यहाँ पे वह टीचिंग जो है इस्तेमाल कर लीजिए, वह सारी टीचिंग, वाइगोस्की की जो टीचिंग की मेथोडोलॉजी, वो सारी टीचिंग यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? सारे बच्चे जो ए वाले होंगे, जो अवधि वाले जानने वाले होंगे, वो अवधि वाले क्या करेंगे? या एक ग्रुप हो, मान लीजिए हम ये एक ही बना लेते हैं, ये अवधि वाले बच्चे एक ग्रुप के हो गए, दूसरे ग्रुप के हो गए जो है बंगाली ग्रुप के, तीसरे वाले बच्चे हो गए गुजराती ग्रुप के, चौथे वाले बच्चे हो गए जो है वो हिंदी वाले ग्रुप के, पांचवें वाले बच्चे जो है हो गए वो साइन वाले ग्रुप के। ऐसे ही मान लीजिए एक और ग्रुप के हैं, अब क्या करिए? इनको इनसे मिला दीजिए, 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 इनको इनसे मिला दीजिए। सभी को कहिए आपस में बात करें, सभी को कहिए आपस में बात करें, और ये सारे लोग यहाँ टीचर से ही बात करें, सारे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सारे लोग जो है वो टीचर से ही बात करें। तो अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ पे
सभी भाषाओं की तवज्जो दी जा रही है, सभी भाषाओं की क्रेडिट दी जा रही है, सभी भाषाओं को क्रेडिट दिया जा रहा है। तो सारे बच्चे, ये जो बच्चे साइन नहीं जानते वो साइन भी जान जाएंगे, जो बच्चे अवधि नहीं जानते वो अवधि भी जान जाएंगे। अवधि के कॉन्सेप्ट, जो अवधि में जो शब्द है, जो अवधि में, उसी शब्द को अवधि में कैसे कहना है, उसी शब्द को दूसरी भाषा में कैसे कहना है, इसका डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसका जब हम चलेंगे ना तो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ऐसे जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक संसाधन के रूप में। जैसा कि हमने वाइगोस्की जी को पढ़ा था, वाइगोस्की जी ने यही कहा कि समाज और संस्कृति को हम अगर बेस बना ले तो बच्चे जो है उनका भाषा का विकास और होने लगेगा, और होने लगेगा। तो ये जो है इस तरह से भाषा का विकास कर सकते हैं। इसी को एनसीएफ ने क्या किया, मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया है, ये एग्जाम्पल आप नोट करे रहिएगा, ताकि आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिन प्रश्नों का आपको जवाब देना पड़ेगा। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका की जवाब आपको जब तक आप समझे नहीं देंगे तब तक आप नहीं दे पाएंगे। चलिए, तो ये बात करते हैं एनसीएफ क्या कहता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बचपन में जो बच्चे होते हैं वह उनकी खुद की भाषा होती है L1। बचपन में जो बच्चे होते हैं उनकी खुद की भाषा होती है वो L1 कौन सी, उनकी लोकल भाषा। बचपन में जब छोटे होते हैं तो उनकी L1 भाषा होती है, L1 उनकी मदर टंग होती है। अब वह जो है इसके आधार पे, अगर यह इस भाषा के आधार पे अगर दूसरी भाषा न सिखाई जाए, जो दूसरी भाषा मान लीजिए हिंदी की बात करते हैं, हिंदी अगर न सिखाई जाए बच्चे को, अगर इसके आधार पे हिंदी न सिखाई जाए तो हिंदी बच्चे को आएगी नहीं और हिंदी उसकी सुदृढ़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चे को L1 की बेस पर नहीं पढ़ाया गया। इसलिए L1 के आधार पे, चाहे वो L1 कुछ भी हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, गुजराती हो, अवधी हो, पंजाबी हो, चाहे वह मगधी हो, चाहे भोजपुरी हो, कुछ भी हो सकता है, वो सारी को इसी के आधार पे बनाया जाए। अगर ये नहीं बनाएगा तो क्या हिंदी को सीखने के लिए क्या बनेगा, यह चुनौती बनेगा। शिक्षक भी इससे चुनौतीग्रस्त होगा और विद्यार्थी भी चुनौतीग्रस्त होगा। बच्चे को हिंदी नहीं आएगी, ये चुनौती फेस कराएगा। अगर आपने डायरेक्ट हिंदी सिखाना स्टार्ट कर दिया, इसको बेस नहीं बनाया, अगर आपने डायरेक्ट बच्चे को हिंदी सिखाना स्टार्ट कर दिया तो बच्चे को जो कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए, बच्चा कॉम्पिटेंसी नहीं लाएगा। बच्चा अंदर ही अंदर रहेगा, अंदर ही अंदर घुटेगा कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, बट उस मेहनत का रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसको L1 को बेस नहीं बनाया गया। तो ऐसे ही इसको चुनौती ना बनाया जाए, इसको चुनौती ना समझा जाए। क्या L1 को चुनौती ना समझा जाए, जितने प्रकार की अलग अलग भाषा थी उनको चुनौती ना समझा जाए, बल्कि उनको क्या समझा जाए, उनको संसाधन समझा जाए। चुनौती ना समझ करके संसाधन समझा जाए कि यह संसाधन है हमारे लिए, ये हमारे लिए बैरियर नहीं है, हमारे लिए बाधा नहीं है, हमारे लिए चुनौती नहीं है, ये हमारे लिए क्या होगा, संसाधन होगा। ऐसे संसाधन के जरिए हम ढेर प्रकार का ज्ञान पैदा करा सकते हैं, बच्चों में मनोरंजन पैदा करा सकते हैं। वो अपनी भाषा में बोलेगा, वो अपनी भाषा में बोलेगा, हम मनोरंजन भी करेंगे, साथ साथ बच्चों को अभी करेगा। तो ऐसे एनसीएफ इस पर वकालत करता है कि भाषा को, जो बच्चे की मदर टंग है, उस मदर टंग को चुनौती ना समझ करके संसाधन समझा जाए और उसी से बच्चे को सिखाया जाए। और इसीलिए जो है एनसीएफ बहुभाषावाद की वकालत करता है, इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म की वकालत करता है। एनसीएफ जो कहता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म तो होना ही चाहिए, इसलिए क्या करता है, मल्टीलिंगुअलिज्म की वकालत करता है। मल्टीलिंगुअलिज्म की वकालत करता है। वकालत कौन करता है? वकालत करता है ये एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। वह कहता है कि बच्चों को, जो खास तौर से तो छोटे बच्चों को, उसी आधार पर, उनकी ही मदर टंग के आधार पर जब सिखाया जाएगा तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। तो इस पर वकालत करता है। वह कहता है कि उन बच्चों को उसी भाषा में एक से अधिक, दो से अधिक भाषाओं पर जोड़ दिया जाए। जब ये थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला, जो बाद में बहुत पहले का बना हुआ है, कोठारी कमीशन से बना हुआ, उसको उस समय से रिकमेंडेड किया हुआ है। तो ऐसे थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला को कहते हैं कि छोटे बच्चों को ही कम से कम 2 भाषाएं तो सिखाई जाए, 2 भाषाएं लेकर के चला जाए, खाली वही एक ही भाषा नहीं, उनको 2 भाषा कम से कम लेकर के चला जाए, ताकि उनकी क्षमता विकसित हो सके। और ऐसे उनकी मदर टंग को ध्यान में रख करके जब पढ़ाया जाए तो वैसे बच्चे ज्यादा सीखेंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, जब ये वकालत करता है तो कहता क्या है कि उसकी जो यह भाषा है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, इस क्लास में जो अलग अलग प्रकार की डिफरेंट जो भाषाएं हैं, इन डिफरेंट भाषाओं को क्या माना जाए, तो इनको एक संसाधन के रूप में माना जाए, एक रिसोर्सेज के रूप में माना जाए। और इसी हिसाब से शिक्षक क्या करे, शिक्षक अपनी रणनीति बनाए।
बच्चों की इस मल्टीलिंगुअलिज्म को देखते हुए, बच्चों की मल्टीलिंगुअलिज्म को देखते हुए शिक्षक रणनीति बनाए, इसको संसाधन के रूप में माने और रणनीति बनाए, उसी हिसाब से बच्चे को पढ़ाए। मैंने आपको रणनीति बता दी, रणनीति कैसे बनाए, रणनीति कैसे बनाए, तो उस रणनीति को बना करके शिक्षक यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकता है। और एक लक्ष्य निर्धारित करे, क्या एक लक्ष्य निर्धारित करे कि बच्चों को इतनी भाषा आ जाएगी और सारे बच्चे कम से कम 10%, 20%, एक महीने में 10%, 20%, दूसरे महीने में, तीसरे महीने इतनी भाषाएं बच्चे सीख जाएंगे और एक दूसरे के साथ में रेसिप्रोकल करते हुए, एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेटिव करते हुए, एक दूसरे के साथ में पीयर लर्निंग करते हुए अपनी भाषा भी बिल्ड करेंगे, दूसरे की भाषा भी बिल्ड करेंगे, अपनी भाषा बिल्ड करेंगे और दूसरे की भाषा बिल्ड करेंगे। टीचर उनको उनको अपनी भाषा नहीं थोपेगा, यानी हिंदी भाषा नहीं थोपेगा, उनकी ही भाषा में अपनी हिंदी सिखाने की कोशिश करेगा, अपनी हिंदी सिखाने की कोशिश करेगा, अपनी गुजराती सिखाने की कोशिश करेगा, अपनी अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करेगा। अंग्रेजी भी अगर सिखानी है तो अंग्रेजी भी हर जगह पूरे भारत में अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में माना जाता है, अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में माना जाता है। तो अंग्रेजी जब सिखाना होता है बहुत टफ लगता है, हर कोई, चाहे केरला का हो, चाहे तमिल का हो, चाहे कहीं का भी हो, वहां पे मदर टंग के अलावा, उनकी मदर टंग के अलावा अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में माना जाता है। तो दूसरी भाषा के रूप में जब माना जा रहा है तो वहां पे क्या हो, वहां पे जो उसकी मदर टंग है, उस मदर टंग को ध्यान में पहले रखा जाए, उसके बाद उसको सिखाया जाए, तो बच्चे क्या होंगे, ज्यादा सीखेंगे। तो इसीलिए ये क्या है, ये रिसोर्सेस के रूप में माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको जो बहु भाषा के संसाधन के कुछ सिद्धांत भी जो है वो बताए गए, कुछ सिद्धांत बताए गए कि वो सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांतों पर काम करना है, सिद्धांतों पर काम करना। तो सिद्धांत बताया गया कि सबसे पहले क्या बताया गया कि बच्चों की भाषा, मतलब जो बच्चे हैं वो बच्चे कैसे सीखते हैं, वो बच्चे जो है वो अपनी भाषा में, छात्र छात्रा जो है वो अपनी भाषा में ज्यादा सीखते हैं किसमें, उनकी जो L1 भाषा होती है। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो L1 मतलब क्या, उनकी मदर टंग L1 में वे ज्यादा सीखते हैं। तो जब हमको ये पता है कि बच्चे L1 में ज्यादा सीखते हैं तो हमको क्या बनाना चाहिए, हमको बेस भी L1 का ही बनाना चाहिए। L1 मतलब क्या, उसकी जो लोकल की भाषा है, उसकी जो वह भाषा बोलता है, वह भाषा जो जानता है, उसमें अगर वह उसी को जानता है तो उसी तरह से बच्चे को सिखाना चाहिए। और उसी में बच्चे की पकड़ है तो शिक्षक को भी उसी में पकड़ बनानी चाहिए। तो L1 में बच्चे की पकड़ है, L1 में बच्चे की पकड़ है, तो शिक्षक को भी उसमें पकड़ बनानी चाहिए और शिक्षक को उसी हिसाब से सिखाना चाहिए। L1 में बच्चे की पकड़ है तो शिक्षक को भी पकड़ बनाना चाहिए, कैसे, किस रूप में, तो वह L1 जो बच्चे की भाषा है उसी भाषा के रूप में। अब जितना अध्ययन और अध्यापन अगर L1 में होगा, बच्चे की भाषा के रूप में, L1 के रूप में जितना टीचिंग और लर्निंग होगी, उतना ही उनकी प्रोग्रेस बढ़ेगी, उतना उनका शैक्षणिक लाभ बढ़ेगा, उतना ही उनका शैक्षणिक परिणाम बढ़ेगा, उतना ही शैक्षणिक परिणाम बढ़ेगा। यानी शैक्षणिक परिणाम बढ़ने का कारण क्या है, कि बच्चे को L1 इन द सेंस क्या, बच्चे की जो मदर टंग है, क्या अवधी, मगधी, और मदर टंग क्या उसकी जो है वो भोजपुरी, मदर टंग क्या उसकी ब्रज भाषा, मदर टंग क्या उसकी मारवाड़ी, ऐसी अलग अलग जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी लोकल की भाषाएं, उन लोकल के भाषा में हिंदी सिखाना हो तो हिंदी सिखाए, अंग्रेजी सिखाना हो तो अंग्रेजी सिखाए, और कोई भाषा सिखाना हो तो और सिखाए, बट सिखाए किसमें, उसके L1 में, जो बच्चा शुरू से जानता है उसमें, उसकी साइन लैंग्वेज अगर बच्चे की मदर टंग है तो उसके साइन में उसको सिखाया जाए, उसके आधार पर दूसरा बनाए। अगर उसमें टीचिंग और लर्निंग उसमें होगी, L1 के बेस पर होगी, तो बच्चे का ऑटोमेटिक शैक्षणिक परिणाम क्या होगा, बढ़ेगा, तो इस पर ये तीन बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया। तीन उद्देश्य जो है इसके रखे गए, बहुभाषा संसाधन के सिद्धांत, बहुभाषा संसाधन के सिद्धांत, यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए, बहुभाषा संसाधन के सिद्धांत,
सिद्धांत ये तीन बताए गए, बहुभाषा संसाधन के सिद्धांत तीन बताए गए कि बच्चे L1 में ज्यादा सीखते हैं तो इसलिए L1 को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा, L1 में बच्चे की पकड़ है तो शिक्षक को भी L1 में पकड़ बनानी चाहिए। दूसरा और तीसरा कहा गया कि L1 में बच्चा जितना L1 में जितना जो है टीचिंग और लर्निंग होगा उतना ही उसका जो ये शैक्षणिक परिणाम है वो उतना ही बढ़ेगा। तो ये तीन बातें जो है वह इस बहुभाषा संसाधन के रूप में, बहुभाषा को प्रयोग करने के रूप में ये तीन सिद्धांत बताए गए। वहीं आगे चलते हैं। अब यहाँ से थोड़े एक दो उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के रूप में समझते हैं कि कैसे हम ये जो है L1 को प्रयोग करेंगे और L1 को प्रयोग करने से बच्चे कैसे अपना कैसे उनकी प्रगति कैसे बढ़ेगी। एक दो एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे कई सारा सर्वे किया गया और कई स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों के जो है उसमें सर्वे किया गया और पता किया गया कि क्या बहुभाषा संसाधन जो है वाकई में चैलेंजेस है, चुनौती है, क्या चुनौती है? बहुभाषा संसाधन जो है, बहुभाषा संसाधन क्या चुनौती है या फिर वह संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? कहा गया, यहाँ पे सर्वे किया गया और बात भी करी गई। बहुभाषा संसाधन, बहुभाषा संसाधन के ऊपर जो है यह जानने की कोशिश करी गई कि क्या यह चुनौती है, बहुभाषा चुनौती है या संसाधन के रूप में उसको लिया जा सकता है। तो ये इस पर किया गया तो बहुत सारे शिक्षकों का ओपिनियन लिया गया, तो उसमें से एक शिक्षक जो है बिहार के एक शिक्षक जो है उनसे उनके क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड के बच्चों का उनका ओपिनियन लिया गया। तो वो क्या कहते हैं, बिहार के एक प्राथमिक विद्यालय के फर्स्ट और सेकेंड, पहली और दूसरी के बच्चों के शिक्षक का एक ओपिनियन लिया गया, एक उनका मत लिया गया, उनका एक अनुभव लिया गया। तो अनुभव में क्या है, वो कहते हैं कि बच्चे जब वह क्या करते हैं, अब चूंकि बिहार में क्या बोली जाएगी, तो बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, और भोजपुरी भी वहां की लोकल की भोजपुरी वहां की बोली जाती है। मगधी बोली जाती है, अवधी, मतलब वहां के जैसे वहां की भाषा है उस हिसाब से बोली जाती है। कहीं कहीं की मगधी बोली जाती है तो कहीं कोई दूसरी भाषा बोली जाती है, मतलब भोजपुरी में ही भोजपुरी बदल जाती है। तो अक्सर जो है वो भोजपुरी बोली जाती है, हम समझ लेते हैं भोजपुरी। अब भोजपुरी और शिक्षक क्या है, वो शिक्षक आए तो शिक्षक का अपॉइंटमेंट होगा, वो आए तो वो बच्चों से हिंदी में आप लोग ये करो, आप लोग वो करो, आप लोग ऐसे करो, आप लोग वैसे करो, ये दुनिया भर की, मतलब वो हिंदी में। शिक्षक बोले कि जब मैं आया तो बच्चों से हिंदी में बात कर रहा था कि आप लोग चलो बोर्ड में लिखो, ये कर देना, वो कर देना, ऐसे लिखो, इसको इस तरह से ड्राइंग करना है, ये क को इस तरह से लिखना है, ख को इस तरह से लिखना, पपीता लिखो, ये आम लिखो, ये इस तरह से ऐसे लिखो, ये फूल बनाओ, ये पेड़ लिखो। बच्चे जितना भी वो हिंदी में बोलते थे तो हिंदी में बच्चों के कुछ भी पल्ले पड़ता नहीं था। बच्चे आते थे, वो बला 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 करते थे, किताब लेकर के हिंदी को लेकर के बला बला करते थे और बच्चे खाली जो है शांति से बैठे रहते थे। बच्चों में कोई उत्साह नहीं दिखता था और बच्चे बोर होते थे। कभी बार बार सर, मास्टर साहब बाहर जाऊं, मास्टर साहब बाहर जाएं, मास्टर साहब बाहर जाएं, ऐसे मास्टर साहब बाहर जाएं, मास्टर साहब पानी पीने जाएं, मास्टर साहब ऐ करी, मास्टर साहब औ करी, मतलब भोजपुरी में सब कुछ मास्टर साहब कह के ये करूं ये ना करूं, ऐसे वो अपनी भोजपुरी में बोलते रहते। शिक्षक परेशान करे तो करे क्या, इतना पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते, जैसे नहीं, न्यूटन को क्या हुआ कि न्यूटन एक दिन नीचे सोए हुए थे तो ऊपर से फल गिरा तो उनके दिमाग में क्लिक हुआ। तो वैसे ही टीचर को भी क्लिक हुआ। टीचर ने क्या किया, एक दिन उन्होंने बोर्ड पर एक पेड़ बना दिया। उन्होंने पेड़ बना दिया और पेड़ बना करके उन्होंने कहा कि चलो इस पेड़ को बना डालो, इस पेड़ जो बना है ये पेड़ बनाओ, सभी लोग ड्राइंग करो अपने नोटबुक पे। तो पेड़ बनाया, तो पेड़ बनाने पर ही जब पेड़ बना तो बच्चे जो है कुछ बच्चे अपना मतलब करने लगे। उसी में से एक बच्चा उठ करके आया, तो बोला कि इस पेड़ को बोला, उसने क्या कहा, मास्टर साहब ये गाछ हटे, उसने कहा मास्टर साहब ये गाछ हटे, ऐसे। अब आपको नहीं समझ में आएगा, कहा मास्टर साहब ये गाछ हटे, ऐसे कहा, मास्टर साहब ये गाछ हटे। अब यहाँ पे अब उन्होंने कहा, तो आकर के दौड़ करके आया बच्चा, उठ करके आया, बोला ऐसे, मास्टर साहब ये गाछ हटे, मतलब उसने कहा मास्टर साहब ये तो पेड़ हुआ,
ऐसे। अब दूसरी भाषा में अपनी भाषा में मार साहब ये तो पेड़ हुए। अब ऐसे अब शिक्षक जो है समझ में नहीं आया। अब जैसे ही उसने कहा मार साहब इसकी गाछ हटे, जैसे ही बच्चे ने कहा मार साहब ये गाछ हटे, तो सारे बच्चों ने हाँ बोला, हाँ मार साहब ये तो गाछ हुआ है, ये तो गाछ हुआ है, ये गाछ हटे। सारे सारे बच्चे जो है बोल करके ऐसे बोलने लगे। अब जब ऐसे बोलने लगे तो अब देखा शिक्षक, मतलब ऐसा अचंभा हो गया कि ये वही क्लास है, ये वही क्लास है मैं जहां पे इतने दिनों से इन सबों को बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहे, आज अचानक ही उछल गए, ये अचानक आज वाइब्रेंट हो गए। आज अचानक ऐसा क्या हो गया वाइब्रेंट हो गए? तो उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि ये बच्चा या बच्चा अपनी भाषा में जब इसने यूज किया है, जब इसने अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में जब इसने यूज किया है, तो बच्चे सारे जो है वो उठ खड़े हो गए और उसमें बोलने लगे। तो उसने वहीं से अपने पढ़ाने की स्ट्रेटेजी क्या कर दी, बदल दी। उसने अपनी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी बदल दी। उसने जो भी शब्द था, जो भी चित्र था, पहली और दूसरी में तो मोस्टली पिक्चर ही यूज होता है, तो वहां पे जो भी उसने यूज किया वह सब बच्चों की मदर टंग में उसने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों में लगातार क्या हुआ, प्रगति होने लगी और बच्चे सारे उससे कनेक्टेड होने लगे। और वो दिन पर दिन मैंने उनका सिद्धांत पीछे बताया हुआ था, दिन पर दिन शैक्षणिक परिणाम जो है उनका बढ़ने लगा। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था उनके घर की भाषा। उनके घर की भाषा क्या है, उनकी मातृभाषा क्या है, उस मातृभाषा में जब बच्चों को सिखाया गया तो उनका जो है वो बढ़ने लगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मातृभाषा, अभी पहले शिक्षक को क्या लग रहा था, बहुत चैलेंज लग रहा था, चुनौती लग रही थी। जब जैसे उसने इसको प्रयोग कर लिया, इसको संसाधन के रूप में ले लिया, उसके बच्चों की प्रगति बढ़ने लगी और उसका भी रिजल्ट बढ़ने लगा। तो इसलिए यह एक जो है उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल शेयर किया। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, बिहार का ही एग्जाम्पल है। बिहार के आगे नालंदा क्षेत्र का जो है उधर का है। ऐसे एक और एग्जाम्पल है बिहार के नालंदा क्षेत्र का। नालंदा क्षेत्र में वहां पे मगही बोली जाती है। मगही वहां पे जो है, वहां पे मगही बोली जाती है, मगही। अब ऐसे ही सेम वाकया जो है वह भी, शिक्षक भी परेशान था। तो शिक्षक जो है, बच्चे वहां बहुत हिंदी बहुत ही कम समझते थे बच्चे। शिक्षक जो है वहां पे ये समझता था कि कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे तो हिंदी समझते नहीं है, मगही बोलते हैं, सब लोकल के सारी की सारी भाषा जो है वो मगही बोलते थे। तो वह शिक्षक परेशान, उसने क्या किया, वो भी ऐसे पढ़ा रहा था, एक दिन पढ़ा रहा था तो बच्चों को पढ़ने में नहीं आ रहा था, पढ़ा रहा था तो पढ़ाने पे ही उसने क्या किया, आकर के बोर्ड पर पढ़ाते पढ़ाते पहली दूसरी बच्चे को पढ़ाते हुए गन्ना लिखा। गन्ना 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 लिखा। अब गन्ना को जैसे यहाँ पे गुजरात में जो है शेरडी बोलते हैं, अब हमारे यहाँ ऊख बोलते हैं, ऊख। ऐसे हिंदी में तो ईख बोलते हैं, हमारे यहाँ ऊख बोलते हैं, भोजपुरी में ऊख बोलते हैं। जबकि इसी को जो है मगही में केतारी बोला गया। तो बच्चे क्या, वही सेम जैसे वहां गाछ गाछ बच्चा पेड़ को गाछ गाछ कर रहा था, वैसे यहाँ पे गन्ना को केतारी कह रहा था। बच्चा गन्ना को केतारी कह रहा था। अब शिक्षक जो है वो उसको समझ नहीं आ रहा है केतारी क्या होता है, तो अब शिक्षक ने सबसे पहले, अब गन्ना तो बच्चे को पढ़ाना ही है, बच्चे को गन्ना पढ़ाना ही है, गन्ना सिखाना है, बट सबसे पहले उसने क्या किया, गन्ने को केतारी ले लिया। केतारी अब केतारी ले लिया, केतारी पहले पढ़ा है, केतारी से गन्ने का चित्र यहाँ दिखा दिया, केतारी यही क्या है, ये गन्ना है। अब ये गन्ना भी है, केतारी को क्या कहेंगे, केतारी है, ये ही केतारी, ये जो चित्र है ये केतारी है, और इसी को गन्ना भी कहते हैं। शिक्षक ने ऐसे ले लिया, ये केतारी है, केतारी को गन्ना भी कहते हैं, केतारी को ही गन्ना कहते हैं। जैसे आप लोगों ने कहा ना केतारी, तो केतारी है, केतारी हमको नहीं पता था, अच्छा केतारी कौन लेके आएगा, मुझे भी चाहिए, केतारी कौन लेके आएगा, तो बच्चे बोले हाँ मार साहब हम लेके आए। अब मार साहब को केतारी देने के लिए सारे बच्चे नालायक हुए और शाम को गए, गन्ना जो है तोड़ करके खेत में से लेके आए और ला करके रख लिए दूसरे दिन देने के लिए। तो ऐसे बच्चों के साथ में उनकी जो है अटेंशन, बच्चों के साथ में उनका जो जुड़ाव, इमोशनल अटैचमेंट, वो भी बढ़ा। साथ साथ में उनकी स्ट्रेटेजी भी काम आई कि इन्होंने केतारी के माध्यम से गन्ना भी सिखा दिया। तो ऐसे ही ढेरों सारे एग्जाम्पल जो लोकल में अलग तरीके से बोली जाती है और पाठ्य पुस्तक में जो हिंदी में है वो अलग तरीके से बोली जाती है, तो अलग अलग तरीके से प्रयोग होती है। तो इसको ध्यान में रख करके जब हम ये वाली भाषा सिखाएंगे, हिंदी जो उसको सिखाना है, अंग्रेजी जो उसको सिखाना है, तो बच्चे उसको कोई बर्डन नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, बच्चा इजीली सीख लेगा। तो इसी को जो एनसीएफ प्रमोट करता है, कि मल्टीलिंगुअल को वह चैलेंज ना समझो, वो चुनौती ना समझो, समस्या ना समझो, उसको संसाधन समझो, बच्चे आसानी से कर लेंगे।
तो ये, और शुरू में तो बच्चों के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सीख सकते हैं। चलिए इसी पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इतना आप लोगों ने समझा, मैं संसाधन की बात कर रहा हूं, संसाधन को मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ऐसे जो है मल्टीलिंगुअल को संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे जो है हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्लास में प्रयोग करना है, क्लास में हम कैसे एक ही संसाधन को कैसे प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी सब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक नाम ले लेते हैं, कि लड़का, हम लड़का ले लेते हैं। लड़का, लड़का को हमने इस तरह से लिखा, लड़का को हमने इस तरह से लिखा, तो उसी को हम अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, उसी को हम अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, बॉय। इसी को हम अंग्रेजी में बॉय लिख सकते हैं। और वहीं हम जो है जब उसमें लिखेंगे, मराठी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया, मराठी में हो गया। वहीं जब हम हिंदी गुजराती में लिख करके जरा बताइए, तो गुजराती में लिखे फटाक, गुजराती में लिखूं मैं, गुजराती में लिखे, गुजराती में लिखिए कैट। हेलो, इतना देर लगता है? हाँ, अब ये हुआ लड़का, ये वो लड़का। अब ऐसे लड़का बना। अब यहाँ पे देखिए कितने रूपों में एक ही चीज को कितने रूपों में बताया गया। इसकी भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग तरीके से बताया गया। अब इसी को आप थोड़ा और इंटरटेन कर सकते हो, इसी को आप और इंटरटेन कर सकते हो। तो हम कहें लड़का, लड़का को हम जो है लइका, इसी को भोजपुरी में कहते हैं लइका, लइका, लइका बा होई, लइका। अब लड़का को लइका कहा जा रहा है, लड़का को लइका कहा जा रहा है। अब अंग्रेजी में इसी को क्या कहा रहा है, बॉयज, बॉयज। अब इसी को मुलगा, मुलगा, छोकरा, डिकरा, 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 ऐसे ही मोड़ा, मोड़ा। अब एक ही के नाम अलग अलग हैं, क्या है, एक ही के अलग अलग नाम। तो इसी को लड़का भी कह सकते हैं, इसी को बॉय भी कह सकते हैं, इसी को मुलगा भी कह सकते हैं, इसी को छोकरा भी कह सकते हैं, इसी को डिकरा भी कह सकते हैं, इसी को मोड़ा मोड़ी भी कह सकते हैं। अलग अलग नाम, अलग अलग नाम। तो बच्चे को उसी की भाषा में सिखाया जाए, साथ साथ में और दूसरी भी भाषाएं दी जाए, तो बच्चे को क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। उसको ढेर प्रकार की चीजें भी मिलेंगी। जितना भी लोग कहते हैं जिसके जितने भी लोग हैं, हम कह रहे थे यहाँ पे, चलो अच्छा बताओ यार, आप अपनी बताना। मैंने कहा था कि ये इतने, एक क्लास में इतने बच्चे हैं, ये अलग अलग प्रकार के, हिंदी वाले भी हैं, गुजराती वाले भी हैं, मराठी वाले भी हैं, सारे बच्चे एक ही क्लास में हैं। तो सारे बच्चे हैं, तो एक को कहा भैया हम तो लड़का हिंदी वाला है, हिंदी को हमको बताना है, ये वाला शब्द हमको बताना है, ये वाला शब्द बताना है। अच्छा चलो भाई, राहुल, राहुल भोजपुरी वाला है, राहुल, राहुल तो अब उसने भोजपुरी जानता, तो जो टीचर हो भोजपुरी जानता है, तो उसने पूछा राहुल तोरी भाषा में का कह जला हो, लड़का के बतावा था, तोरी भाषा में का कह जला लड़का बतावा था। अब वो का, अब लड़का, जो लड़का है उसने कहा कि माँ साहब हमारी यहाँ तो लड़का कह जला हो। तब वो जो है वो क्या कह रहा है, वो लड़का, लड़का को लड़का। अब भाई कोई दूसरा व्यक्ति है, जो उसके मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं, तो उसको पता है कि, उसको पता है कि उसको लड़के को बॉय कहते हैं। अच्छा दूसरे को, मितास को या कोई भी ना एक्स वाई जोड़ रख लो, तो उसको बोला कि लड़का को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लड़का को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उसने बोला बॉय। अब वही कोई तीसरा बच्चा है, तो उसको बोला का कहो जाए। अब उसने कोई कारपुर इलाके का है, अवध इलाके का, उस साइड में, उससे पूछा कि लड़का को का कहो जाए, तुम्हारी भाषा में। तो लड़का को का कहो जाए, तो कहेगा कि लड़का को मोड़ा कहे जाए, मोड़ा कहो जाए, और कहो ऐसे, मतलब वो बाद में यही कहेगा लड़का को मोड़ा कहो जाए, और कहो तो ऐसे। अब वो कहेगा मोड़ा, यहाँ। तो वही गुजराती में, अच्छा गुजराती वाले बच्चे को कि गुजराती में शू कहेवाय, छोकरा ने, लड़का ने गुजराती में शू कहेवाय, तो कहे कि लड़का को गुजराती में छोकरा कहेवाय। ऐसी अलग अलग भाषा में, अलग अलग रूपों में बच्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों का क्या होगा, इंटरटेन भी होगा, बच्चे मनोरंजन भी करेंगे। जैसे आप इस टाइम पे बैठ करके क्या कर रहे हैं, हाँ बाबू, छोकरो, ये सब अलग अलग है। तो आप जैसे आप बैठ करके जहां है वहां आप मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हंस करके आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही बच्चे भी क्या करेंगे, बच्चे भी हंस हंस के पढ़ेंगे, और बच्चों को आनंद आएगा। उनको कितना भी देर हो, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो
ऐसे हम इन सब का इस्तेमाल करके इसको जो संसाधन है, जो हमें टफ लग रहा था, जो मुश्किल लग रहा था, उस मुश्किल को क्या कर सकते हैं, बहुत आसान बना सकते हैं। आसान बना सकते हैं, बस क्या हमको थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ेगी। वो टेक्निक में आपको ये मैंने बताया, इस तरह से टेक्निक का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टीलिंगुअल क्लास है उसको हम इजी बना सकते हैं, सारे बच्चों को सहकार करके, सारे बच्चों को उनका सम्मान करके। ऐसे शिक्षक क्या कर सकता है, शिक्षक को क्या अभ्यास में शामिल करना चाहिए। अगर एक मल्टीलिंगुअल क्लास है, उस मल्टीलिंगुअल क्लास में शिक्षक को क्या अभ्यास में लाना चाहिए, तो अभ्यास में लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए, चलिए उसकी बात करते हैं। बहु संसाधन प्रयोग करने के लिए अभ्यास में क्या चीजें लाई जा सकती है। बहु संसाधन का प्रयोग करने के लिए अभ्यास, क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं, तो अभ्यास में बच्चों का अभिवादन करना, बच्चों का अभिवादन करना। जैसे मैं आता हूं तो मिनिमम तो मैं 3 चीजें बोलता हूं कि राम राम नमस्कार गुड मॉर्निंग, या राम राम नमस्कार गुड इवनिंग। मैं गुड इवनिंग तो नहीं बोलता हूँ, राम राम नमस्कार गुड मॉर्निंग मैं 3 तो जरूरी बोलता हूँ, 3 जरूर बोलता हूँ। तो 3 चीजें एटलीस्ट मैं 3 भाषा में 3 लोगों को मैं अभिवादन कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे राम राम कह सकते हैं, नमस्कार कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, खमा गड़ी कह सकते हैं। ऐसे ढेर प्रकार के जो है आप वहां पे जय जिनेन्द्रा कह सकते हैं। तो जो जैसे जय जैसे है वह वहां की जो चल रही है, वहां का जो भाषा है, वहां की जो लोकल के जो वहां का चीज है, तो आप उसको उनके अभिवादन के रूप में ले सकते हैं, अभिवादन करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों का अभिवादन उनकी भाषा में करें। कैसे करें, उनकी भाषा में करें अभिवादन। जैसे देखते हैं ना सलमान खान की मूवी में जैसे ही वो आते हैं स्टेज पे, तो स्टेज में आते हैं तो सभी सभी धर्मों का जो है वो पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं, सभी धर्मों में सबका जो है वो सबको अभिवादन करते हैं। तो ऐसे ही अभिवादन करना उनकी भाषा में, अभिवादन अभिवादन जो है हमेशा उनकी जो मातृभाषा है जिसमें वो जानते हैं, उसमें उनको अभिवादन करना। उनको अंग्रेज नहीं बनाना है, उनको जो है वो उनको दूसरी भाषा में नहीं लेके जाना है, उनको क्या बनाना है, उनकी भाषा में जब करेंगे तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उनको ज्यादा आनंद आएगा। तो उनकी भाषा में, चाहे गुड मॉर्निंग हो, बच्चा अंग्रेज का हो तो मतलब अंग्रेजी घर में रह रहा तो अंग्रेजी में करो, वहां पे जो है वो मराठी इलाके में रह रहा तो मराठी में करो, अगर तमिल में रह रहा तो तमिल में, जैसे भी है। सस्याकाल, बच्चे पंजाब में सस्याकाल कहते हैं तो सस्याकाल करो। तो ऐसे ये अभिवादन जो है उस बच्चों की भाषा में, बच्चों की मदर टंग में अभिवादन करना पहला। दूसरा, लेवल लगाना। लेवल लगाना, अब यह लेवल लगाना का 2 मतलब होता है। लेवल इस तरह से नहीं लगाना है, लेवल लगाने का मतलब यहाँ पे है जो वो समझिएगा। लेवल का मतलब ये नहीं कि अब जैसे अब बच्चे को कह देते ए चोरवा, ए चोरवा, ए डकैतवा, ए फलनवा, ए ढिमकवा, ऐसे नहीं कहना है, ये लेवल नहीं लगाना उसको। बच्चे को लेवल नहीं लगाना है। लेवल कहाँ लगाना है, लेवल लगाना है क्लासरूम में। क्लासरूम में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सारी चीजों पर जो भी वस्तुएं हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि नल, कहीं नल है तो नल के अलग अलग रूपों में, तो नल की जितने भी रूप हैं उन सारे रूपों को वहां पे क्या करें, वहां पे उसके हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, जितने भी है जो वहां पे चलती है बच्चों के लिए, जो बच्चे उस क्लास में आपके पढ़ते हैं, उनमें सारी चीजों को क्या करें, वहां पे रखें। सारी चीजों को वहां हिंदी में भी रखें, अंग्रेजी में रखें, गुजराती में रखें, उसको उसी हिसाब से लेवलिंग कर दें, उसी हिसाब से उसकी लेवलिंग कर दें। हिंदी में भी लिखे उसको, उसको अंग्रेजी में लिखे, उसको गुजराती में भी लिखे। अगर 3 भाषाएं हैं, 3 भाषाओं के बच्चे पढ़ते हैं तो तीनों में वहां लिख दें, ताकि बच्चे तीनों में समझ सकें। जैसे आप देखते हैं रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म वगैरह पे, तो रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे तीनों भाषाओं में प्रयोग किया जाता है, दोनों भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जहां पे बच्चे हैं क्लासरूम में पढ़ने वाले, आपको लगता है खाली 2 ही है, तो 2 ही है तो उनको बस वैसे ही। अब जैसे हमने कहा यहाँ पे लड़के की बात करी गई, तो लड़के को क्या करना, तो लड़के को यहाँ लड़का लड़का या चित्र बना देना और लड़का कहना। लड़का बच्चा पढ़ेगा, लड़का या बॉय या मुलगा, जो भी है वो वहां पे उस हिसाब से लिख देना। तो लेवल लगाना, जितनी भी वहां पे चित्र हैं, उन चित्रों को, जितने भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को उस हिसाब से लेकर लगा देना, ताकि सारे बच्चे, सारी प्रकार की भाषा वाले बच्चे उससे फायदा उठा सके। वहीं जैसे साइन वाला बच्चा है तो साइन वाले में भी उसका साइन क्या होगा, उसकी साइन क्या होगी, वो साइन भी साथ में लगा देना, उसका लेवल लगा देना, ताकि बच्चा उसको भी समझ सके। वहीं पे अगर कोई बच्चा ब्रेल वाला है तो ब्रेल का भी वहीं पे सिंबल लगा देना, उसका भी साइन कर देना, उसको भी लेवल लगा देना कि ब्रेल में इसको ये कहते हैं। तो ब्रेल का बच्चा हो, चाहे साइन का बच्चा हो, चाहे अलग अलग प्रकार की मदर टंग का बच्चा हो, सारी चीजों को समावेश करना चाहिए उसमें। तो क्या मैंने बता दिया लेवल करना। अब आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, तो बहुभाषी शब्द दीवार बनाना। बहुभाषी शब्द दीवार बनाना क्या, कि वहां पे शब्द दीवार के लिए
शब्द दीवार के लिए जो भी दीवार पे जहां जहां पे जितनी भी है वहां पे अलग अलग प्रकार के जो है वो भाषा की दीवारें वहां बना देना, वहां एक एक शब्दों के जैसे फल है फूल है जो भी है तो उसके अलग अलग प्रकार की भाषा में जो है वो बता देना, ताकि सारे बच्चे जो है उसको प्राप्त कर सके। तो जैसे कह सकते हैं कि नमस्कार कहना, अलविदा कहना, क्षमा करें, आपका अभिवादन, ये सब चीजों का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुभाषी पठन सामग्री का इस्तेमाल करना, बहुभाषी पठन सामग्री का इस्तेमाल करना। अगर आपकी क्लास में बहुभाषी बच्चे हैं तो आप क्या करना, बहुभाषी पठन सामग्री का इस्तेमाल करना। उसमें गुजराती भी हो आपके पास, उसमें मराठी भी हो, उसमें आपके पास हिंदी में भी हो, वही चीजें इसीलिए आप देखते हैं एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का जो कंटेंट है, एनसीईआरटी का कंटेंट एक ही कंटेंट को अलग अलग भाषाओं में दिया हुआ है। आप उसी भाषा में जब सिलेक्ट करोगे वही कंटेंट आपको गुजराती मिल जाएगा, वही सेम कंटेंट हिंदी मिल जाएगा, वही सेम कंटेंट अंग्रेजी मिल जाएगा, वही सेम कंटेंट आपको तमिल में मिल जाएगा, वही सेम कंटेंट जो आपको बंगला में मिल जाएगा, वही सेम कंटेंट मराठी मिल जाएगा। हर प्रकार की भाषाओं में वही सेम कंटेंट मिल जाएगा। तो वह कंटेंट बहुभाषी कंटेंट, अगर आपकी क्लास में बच्चे हैं बहुभाषी के तो कंटेंट का इस्तेमाल करना, और शिक्षक को कोरिलेट करने आना होना तो शिक्षक को कोई समस्या नहीं होगी, सारे बच्चों को आसानी से डील कर सकेगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये सब बातें जो है वह शामिल करना अपने अभ्यास में। चलिए अब बात करते हैं भाषा का अनुवाद करना। भाषा का अनुवाद करना, जब जब पढ़ें तो भाषा जो है उस भाषा को अनुवाद उसी में करें। मान लीजिए आप हिंदी में है, अक्सर मैं यहाँ कहता हूँ अपने बच्चों को कि अपने बच्चे जो यहाँ के बच्चे हैं, चूंकि जो यहाँ का जो स्कूल है वह गुजराती मीडियम है और अपने बच्चे हिंदी इलाके से आते हैं, तो उनको गुजराती समझने में, अगर वो हिंदी लिखते हैं तो हमारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जो यहाँ के बच्चे हैं जो ये वो नहीं समझ पाते हैं, तो क्या करते हैं, वह पहले पूरा लिखते हैं, वहां गुजराती लिखा हुआ है तो गुजराती लिखता हुआ है आजे रविवार छे, वैसे ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है आज रविवार छे, तो यहाँ पे अब उसके नीचे लिखेंगे आज रविवार है। तो ऊपर ऊपर जो है, ऊपर गुजराती तो उसके नीचे जो है वो हिंदी, ऊपर गुजराती तो उसके नीचे हिंदी, उसका पूरा का पूरा अनुवाद जो है वह करके लिखे, ताकि बच्चे को उसकी भाषा में वह समझ में आए। जो दूसरी भाषा है, ये इसकी पहली भाषा होगी, इसकी दूसरी भाषा। वहीं अगर बच्चा जो है वो वहां का लोकल का है, मगधी में बोल रहा है, तो बोलने के लिए वहां पे लिखा नहीं जाता है, चाहे मगधी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे अवधी हो, उसमें कोई इसकी लिपि नहीं है, वो खाली बोलने वाली है। तो बोलने वाली तो वहां कोई समस्या नहीं आएगी, वहां बस बोलने के रूप में आप वहां बता दें, वहां प्रिंटेड लैंग्वेज को पता नहीं है। प्रिंटेड लैंग्वेज को कौन सी पता होगी, वो भाषा में पता होगी। जैसे हिंदी जहां पे गुजराती चलती है तो प्रिंटेड लैंग्वेज, यहाँ पे उसको समस्या होगी, अंग्रेजी में उसको समस्या होगी। अगर अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो तो अंग्रेजी का हिंदी आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ये चीज अंग्रेजी आप सिखा रहे हो तो अंग्रेजी ऊपर लिखिए, उसके नीचे हिंदी लिखते जाइए, ताकि बच्चा उसका ट्रांसलेट जो है वह आसानी से कर सके। तो यह उसका साथ साथ में क्या, कक्षा में भाषा का अनुवाद, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख दूं, कक्षा में भाषा का अनुवाद का इस्तेमाल करें। कक्षा में भाषा का अनुवाद, तो अनुवाद करते समय यह हमेशा यह ध्यान रखें, भिन्न भिन्न भाषाओं की तुलना करना तथा आनंदित बनना। जैसे अब एक ही चीज को अलग भाषा में क्या कहते हैं, चलिए तो यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग जो है मैं बोलता हूँ और आप लोग अपनी अपनी भाषा में बताएंगे, आप लोग अपनी अपनी भाषा में कहेंगे कि क्या कहते हैं। चलिए मैं एक यहाँ पे शब्द देता हूँ, आप लोग जरा टाइप करके बोलिएगा कि क्या कहते हैं, अपनी भाषा वाले में बोलिएगा, अपनी भाषा में बोलिएगा। चलिए मैं कहता हूं कि अब मैं एक बहू की बात करता हूं, बहू मतलब क्या, पतोहू। अब बहू बहू मतलब बहू नहीं, जो मतलब आपका बेटा है, आपके बेटे की शादी करी तो जो उसकी पत्नी है तो उसको कहते हैं बहू। अब उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप लोग क्या कहेंगे, हाँ हो गया आज रविवार से, उसको आप लोग क्या कहेंगे, अपनी अपनी भाषा में कहिएगा। चलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ, चलिए भोजपुरी में बात करता हूँ, भोजपुरी को क्या कहेंगे, लिखिए बताइए, बहू। हाँ चलिए बहू, बहू हो गया गुजराती में। और हाँ बीननी, बीननी कहते हैं, ओके बीननी। और क्या, बीननी। चलिए बोलिए फटाफट फटाफट, बहुत सारे लोग हैं। हाँ पतोहिया, वाह, पतोहिया, पतोहिया, पतोहिया आए बा, नहीं हो नहीं। और क्या, बधू, सही बात है, बधू कहते हैं,
वधु, वधु, हाँ, और क्या, और क्या, फटाफट, और क्या, और बोलिए, और क्या हो सकता है? पतोहिया, हाँ बोलो, और निकालो, और आने चाहिए, और आने चाहिए। चलिए, हाँ, विनंदनी, अच्छा, विनंदनी कहाँ से आ गई? अच्छा, विनंदनी, ये मान ली विनंदनी नया आया है, हमको नया मिला है, विनंदनी। अच्छा, विनंदनी, और क्या? विदनी, हाँ, विदनी, वो बताया ऊपर, विननी, विननी। अच्छा, कहीं विंदनी, विंदनी भी कहा जाता है, विंदनी भी कहीं कहा जाता है, और क्या? देखिए, एक ही को क्या क्या, एक ही चीज को क्या क्या कही जा रही है, एक ही को क्या क्या चीज कही जा रही है। अब जो जो इस भाषा में को प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मुझे मुझे कहा गया कि ये मेरे यहाँ की भाषा है, जो बहू को पतोहिया कहा गया, पतोहिया कहा गया, तो मुझे आनंद आया, मुझे आनंद आया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पतोहिया जो है वो लोकल में बोला जाता है। हाँ, विदनी, सही बात है। तो ये इतने रूप में तो बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? वहां आनंदित होंगे, आनंदित होंगे। तो ऐसे एक शब्द की अलग अलग रूपों में भी उसका तुलना करना, कि इस शब्द को इसमें क्या कहते हैं, 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 तुलना करना और आनंदित भी होना। वहां पे बच्चे मनोरंजन भी करेंगे, साथ साथ में उसका इतने सारे जानेंगे भी। देखिए, आज मैं खुद ही जाना, बहुआरी, अच्छा, बहुआरी भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, एक ही को इतने सारे नाम हमने जान गए, हम इतने सारे नाम जान गए कि बहू को बहू कहते हैं, विननी कहते हैं, पतोहिया कहते हैं, वधु कहते हैं, विननी कहते हैं, विंदनी कहते हैं, और साथ में बहुआरी भी कहते हैं, बहुआरी भी आया। इतने नाम हम जाने, इतने नाम जाने। अभी तो आप लोग इतने हैं, मैं वहीं अगर मान लीजिए कोई मराठी होता, मराठी इसी में होता, वहीं बंगाली होता, वहीं तमिल में होता, वो भी बताते इतने सारे लोग ये होते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम है। चलिए, तो ऐसे उसके क्या करें? तो भाषा का अनुवाद करते जाएं, पहली बात में जो वाक्यों का है, वाक्यों का अनुवाद करते जाएं, पहला। दूसरा, जो शब्द हैं, शब्दों का अलग 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 भाषा में नाम बताएं, अलग अलग भाषा में नाम बताएं। और क्या? तो और यहाँ पे जो है उसको लिखे, बोले, बोले और लिखने दोनों के लिए कहें, बोलने और लिखने दोनों के लिए कहें, दोनों के लिए कहें। और क्या हो सकता है इसमें जो है, जो जो गतिविधि आप लिख रहे हैं, जो गतिविधि लिख रहे हैं, आपको एक हिस्से में जो है वहां पे उस भाषा में लिखें। मान लीजिए एक हिस्से में उसकी हिंदी भाषा लिखे, तो दूसरे हिस्से में उसी की क्या करें, बच्चे की भाषा, जो गुजराती भाषा है या तमिल भाषा है या मारवाड़ी भाषा है, उसमें गुजराती भाषा में उसको लिखते जाए। एक भाषा में, एक तरफ हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखते जाए, तो दूसरी भाषा में दूसरी तरफ क्या करें, उसको जो है उसमें भी लिखते जाए, ताकि बच्चा इससे इसको दोनों को क्या करे, मैच करता जाए और सीखता जाए, उसको कोई समस्या ना हो, दोनों को। तो इस तरह से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, क्लास में भाषा का अनुवाद करते जाएंगे और सारे बच्चे जो है उससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। चलिए, तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ क्रियाकलाप ले लेते हैं, क्या करेंगे, क्या क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसको अगर और इंटरेस्टिंग बनाना है तो कुछ क्रियाकलाप कैसे ले सकते हैं, चलिए वो क्रियाकलाप देख लेंगे, फटाफट देख लेते हैं, खत्म करते हैं। कुछ क्रियाकलाप क्या ले सकते हैं, समझते हैं। तो क्रियाकलाप में जैसे हम किसी बात को पहला क्रियाकलाप ले सकते हैं, हाँ, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप जैसे पहली क्रियाकलाप हम हिंदी में इसको कहते हैं, ये मान लीजिए हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं बिल्ली, हिंदी में कहते हैं बिल्ली, हिंदी में कहते हैं बिल्ली। तो इसको गुजराती में क्या कहेंगे, गुजराती में क्या कहेंगे, तो कहेंगे बिलाड़ी, बिलाड़ी, गुजराती में कहेंगे बिलाड़ी, गुजराती में कहेंगे बिलाड़ी। तो हिंदी में कहते हैं बिल्ली, तो गुजराती में क्या कहेंगे, तो गुजराती में डॉट 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 दे दीजिए, गुजराती में दे दीजिए। अब एक हो गया गुजराती वाला बच्चा, उससे गुजराती पूछ लीजिए, वही बच्चा मारवाड़ी वाला तो उससे मारवाड़ी पूछ लीजिए, वहीं पे जो है कुछ और भाषा वाला तो उससे वही पूछ लीजिए। तो ये एक क्रियाकलाप आप ले सकते हैं। दूसरी क्रियाकलाप क्या ले सकते हैं, दूसरी क्रियाकलाप में आप इस चीज को, आपका आप जो है इस वस्तु को अपनी मातृभाषा में क्या कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि यही मैंने आपसे पूछा कि बहू है, बहू है, तो बहू को आपकी मातृभाषा में क्या कहेंगे। जैसे गन्ना, मैं गन्ना की पूछ लिया तो गन्ना,
गन्ना, गन्ने को आपकी मातृभाषा में क्या कहेंगे, तो आप ये पूछ सकते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो और जो है अब ये गन्ने को ही गन्ने से या उसकी मातृभाषा को उन बच्चों ने कोरिलेट कर दिया। तो ऐसे जो है आप अलग अलग शब्दों का पता कर सकते हैं, अलग अलग शब्दों को ले सकते हैं, अलग अलग शब्दों को पूछ सकते हैं। ये भी एक्टिविटी ले सकते हैं बच्चों से कि अलग अलग शब्द के उत्तर क्या हो सकते हैं, अलग अलग शब्द को आपकी भाषा में, आपकी मातृभाषा में क्या कर सकते हैं। चलो जोड़ी बनाओ, जोड़ी बनाओ ले लो, जोड़ी बनाओ। एक तरफ क्या कर दिया, आपकी भाषा में वो शब्द लिख दिए, एक तरफ ए वाली भाषा में आपकी भाषा लिख दिए, बी में उसकी भाषा में लिख दिए। अब उसको जोड़ी मिलान करने के लिए कह दो, तो जोड़ी मिलान आप ले सकते हैं कि चलो इसको जोड़ी मिलान करो अपनी भाषा में और उसकी भाषा में, जो जोड़ी मिलान करो। अब वह कहेगा, एक वो कोई प्रश्न पूछेगा, वो प्रश्न पूछेगा, उसको आप प्रश्न में पूछ कर बताओ, उसका जवाब दो, अपनी भाषा में जवाब दो। मैं एक प्रश्न पूछता हूं और आप अपनी भाषा में जवाब दो। जैसे मैं यहाँ पे कोई मारवाड़ी हिंदी में कोई प्रश्न पूछा हूं, आपको मैंने कहा कि आप अपनी मारवाड़ी बताओ, मैंने गुजराती वाले को कहा गुजराती बताओ, भोजपुरी वाले को कहा भोजपुरी बताओ। तो वैसे जो है हम इसको ले सकते हैं वहां पे। अब ये कह सकते हैं कि आप जो है अपना कुछ प्रश्न पूछिए हमसे, आप अपनी भाषा में हमसे कोई प्रश्न पूछे, तो ये भी दे सकते हैं। वहां पे कह सकते हैं कि आप जो है इस संबंध से संबंधित अपनी नोटबुक में ऐसे सूची बनाओ कि क्या क्या हो सकता है। यानी जो मैंने कहा जैसे फलों के नाम, फलों के नाम, फलों के नाम की सूची बनाओ अपनी भाषा में, फलों के नाम की सूची बनाओ अपनी भाषा में। तो बच्चा क्या करेगा, फलों के नाम, सभी फलों के नाम की सूची बनाएगा, ये फला फला। जैसे आपको नहीं पता है तो फलों के नाम की सूची बनाएगा। अब आप पूछेगा कि इसको क्या कहते हैं, चित्र बताएगा, वहां पे चित्र दिखा सकता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसकी भाषा में। वो जितने फल जानता है तो टीचर को अगर इसका पर्टिकुलर नाम नहीं पता है, इसका पर्टिकुलर नाम नहीं पता है, तो फल तो उसको चित्र तो पता होगा, तो क्या कर सकता है, इसका नाम यहाँ लिख सकता है कि इसको जो है पपीता कहते हैं, इसको जो है अंगूर कहते हैं, इसको जो है सेब कहते हैं। जो ये नाम बताएगा उसको उसके नाम के हिसाब से यहाँ पे टिक करके उसको बता सकता है कि इसको ये कहते हैं। तो इस प्रकार की आप एक्टिविटी ले सकते हैं, सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो बच्चे बहुभाषी के हैं, जो बहुभाषी के जहां पे समस्या थी, उस समस्या को आप समाधान कर सकते हैं उसके रूप में। तो यहाँ तक तो था, मैंने कुछ क्रियाकलाप बताई। चलिए अब यहाँ से जो है कुछ सिद्धांत और हैं जो कि हमको ध्यान रखने पड़ते हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो सबसे पहले तो बच्चों को ध्यान रखें कि कहीं बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिसअट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा भी डिसअट्रैक्ट नहीं करना है, हमको बिल्कुल बैलेंस करके चलना है कि बच्चा जो है मैनेज करके चलता रहे। तो सबसे पहला जो है ध्यान करना है, क्या करना है, इसके लिए कक्षा में सभी को शामिल करने के सिद्धांत। अगर हमको सबको शामिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुभाषी, बहुभाषी कक्षा कक्ष में सभी को शामिल करने के लिए, सभी को शामिल करने के लिए, सभी को शामिल करने के लिए क्या सिद्धांत, सभी को शामिल करने के सिद्धांत, सभी को शामिल करने के सिद्धांत क्या हो सकते हैं। तो सिद्धांत हो सकते हैं, सबसे पहला सिद्धांत है क्या कि ध्यान, सभी बच्चों पर ध्यान रखना कि सारे बच्चों की जो मल्टीलिंगुअल है, सारे बच्चों की जो भाषा है उस भाषा पर ध्यान करना। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, सारे बच्चे रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, उस पर ध्यान करना। सारे बच्चों की जो कैपेसिटी है वो पूर्ण हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, वो मैं निखार पा रहा हूँ या नहीं निखार पा रहा हूँ, उस पर ध्यान करना। और उनके पे यह भी ध्यान करना कि उनका आत्मसम्मान कहीं ना मतलब बिगड़े, कि आपने कहीं ज्यादा उसके लैंग्वेज की खिंचाई कर दी, या आपने उसके सारे बच्चे उसके लैंग्वेज को लेकर के खिंचाई करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों के भाषा को, सारे बच्चों के शब्दों को उतना ही क्रेडिट दिया जाना चाहिए जितना अन्य शब्दों का है। आत्मसम्मान पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है आत्मसम्मान, क्योंकि सब, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सारे बच्चों का क्या होता है, आत्मसम्मान होता है। तो आत्मसम्मान पर भी ध्यान देना चाहिए, आत्मसम्मान पर ध्यान केंद्रित करना, आत्मसम्मान पर ध्यान केंद्रित करना। और क्या करना, और जो है वह लचीलापन लेके आना। यह नहीं बहुत रिजिड नहीं रहना कि आपको इतना ही कहना है, कोई बात नहीं, आप अपनी भाषा में कह पा रहे हो अपनी भाषा में कहो। चलो आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो, जब आप मूल्यांकन करो, बच्चे का प्रश्न पूछो तो बच्चा उसको नहीं बोल पा रहा है, तो उसे कहो अच्छा तुम्हारी भाषा में बताओ क्या कहते हैं उसको, तुम्हारी भाषा में बताओ क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पूछा ये क्या है, ये लायन, ये लायन है, तो लायन को तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं, तो कहेंगे भगवा, भगवा आया, तो भगवा, शेरवा। अब इसी को लायन को वह शेर भी नहीं कहेगा, शेर क्योंकि उसने शेर नहीं जानता, वो कहेगा शेरवा, शेरवा। अब उसकी भाषा में क्या कहा जाएगा उसको, शेरवा, भगवा।
शेरवा बगवा कहेगा, वो शेर भी नहीं कहेगा, लायन को कहेगा लायन दिखाया तो बोलेगा बगवा, शेर नहीं कहेगा, वो शेर उसको पता ही नहीं अभी, जबकि है शेर से ही, शेर से शेरवा हुआ तो उसको ही पता है, जबकि वो कहेगा क्या, शेरवा। तो ऐसी भाषा में उसका इस्तेमाल कराना जहां उसको पता है वो, तो लचीला पे लेके आना जहां पे वो समझता है उतना ही करना। चलिए यहां तक हो गया, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगर आप कक्षा में हैं तो क्या अपना सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को क्या अपना सकते हैं कक्षा में शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण। कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण, अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण किसके संदर्भ में ये सब बात हो रही है, आज आज जो किसके संदर्भ में बात हो रही है, तो आज जो है बहुभाषी संसाधन के बारे में बात हो रही है। बहुभाषी संसाधन को अगर है तो उस पर आपको क्या ध्यान करना है, अगर बहुभाषी सारे बच्चों की भाषा को अगर ध्यान में करना है, बहुभाषी को ध्यान में करना है, उसको रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करना है, तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण होना चाहिए क्या, पहला कि अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना, सारे बच्चों की भाषाओं का आदर करना, तो अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना, अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना। यह नहीं कि बच्चा नहीं समझ पा रहा तो उसको गधा कहो, उसको डफर कहो, ऐसा नहीं, उसकी भाषा का इस्तेमाल करो और उसका व्यवहार करो, उसको जो है अच्छा व्यवहार उसके साथ में प्रस्तुत करो, अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना। और क्या हो सकता है, तो और जो है अधिक उम्मीदें लगा के रखना बच्चे से, अधिक उम्मीदें, अब आपने भी कम बोला है, नहीं और बोलिए, अधिक उम्मीदें लेके आना, बच्चा बोला नहीं और बोलिए चलिए, हाँ सबको सुनना है ना, सभी लोग सुनेंगे ना, हाँ चलो चलो चलो, गुड्डू बोलो, गुड्डू से बोला, गुड्डू बोलो 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 बोलो, हाँ अरे मजा आ रहा है, बोलो बोलो बोलो, सारे लोग सुनेंगे ना, हाँ सुनेंगे, चलो गुड्डू बोलो और बोलो, अगर कोई कहानी बता रहा है, कोई कविता बता रहा है तो और बोलने के लिए उम्मीद रखना, बोलो, तो उसके अंदर से क्या होगा, उसके अंदर का जो भाव है वो निकल के आएगा, तो सारे बच्चे आनंदित भी होंगे और सारे बच्चे बड़े पढ़ेंगे भी, तो इसलिए अधिक उम्मीदें ले आना। और क्या, अपने शिक्षण में विविधता लाना, शिक्षण में विविधता लाना, कि एक ही तरह नहीं, वह अलग अलग प्रकार के, कभी गायन है तो कभी नाटक है तो कभी खेल है तो कभी कविता है तो कभी घूमना है, कभी विजिट है, ये नहीं कि बस आए और पढ़ा करके बोर्ड पे लिखा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आना, तो ऐसे शिक्षण में विविधता भी ले आना। रोजमर्रा की जिंदगी से अधिगम को जोड़ना, रोजमर्रा की जिंदगी से अधिगम को जोड़ना, कैसे जोड़ना, तो रोजमर्रा की जिंदगी से अधिगम को जोड़ना, बच्चा जो भी है उसके घर में क्या हो रहा है, आज की, जैसे मैं सुबह में मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, क्या मैं बहुत जमाने का एग्जांपल लेके आया था, नहीं, अभी जो करंट में चल रहा है, उस करंट की एग्जांपल अगर दिया जाएगा तो आपके दिमाग पे सेट होगा। तो ऐसे ही जो करंट में चल रहा है, बारिश के समय में तो बारिश का एग्जांपल लीजिए, ठंडी में है तो ठंडी का एग्जांपल लीजिए, जैसा भी सिचुएशन है उस रोजमर्रा की सिचुएशन को बच्चे के लिए एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करना। तो भाषा का उपयोग करना, आपका जो टारगेट उसको भूलिए नहीं, आपका जो टारगेट है यह नहीं कि आप भोजपुरी में तो भोजपुरिया बन गए, नहीं, आपको आपका टारगेट वही है, बट बच्चों के लेवल से जाना है, रूढ़िवादिता को चुनौती दे कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, रूढ़िवादिता को आएगा ही नहीं, हम तो भाई नहीं सीख पाएंगे, हमारे मम्मी नहीं सिखाएंगे, हमारे दादा नहीं सिखाएंगे तो हम भी नहीं सिखाएंगे, ऐसा नहीं, वहां पे उसको क्या करें, उसको तोड़े, उसको चुनौती दे, नहीं बेटा आप सीख पाओगे, आप कर पाओगे, तो रूढ़िवादिता को चुनौती देना। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कर पाओगे, आप भी कर पाओगे, करोगे, कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपके अंदर इतनी क्षमता है, तो इसको जो है चुनौती देना। तो एक सुरक्षित, सुखद और अधिगम मतलब हेल्दी वातावरण बनाना, एक सुरक्षित क्या, सुरक्षित और सुखद, और स्वस्थ वातावरण बनाना, एक्सेसिबल वातावरण बनाना, जिससे कि सारे बच्चे क्या कर सके, सीख सके। ये सब चीजें जो है आप ध्यान कर सकते हैं, ध्यान करके आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लास्ट का जो है आप और क्या दृष्टिकोण रखेंगे वो लास्ट का समझ लेते हैं। चलिए, तो आप जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय बच्चों को और क्या ध्यान करेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों से लगातार प्रश्न पूछते रहना, कि इसका जवाब क्या होगा, तो प्रश्न पूछते रहना, पढ़ाते समय प्रश्न पूछना, ताकि बच्चे जो है आपकी तरफ क्या हो, अटेंशन करे रहे, या नहीं कि बच्चा जो है उसका नींद टूट गया, कहीं चला गया। और क्या, रचनात्मक मूल्यांकन करना,
रचनात्मक मूल्यांकन। अब रचनात्मक मूल्यांकन से मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब खाली खाली पढ़ा करके प्रश्न का पूछना ही नहीं, लिखित प्रश्न ही पूछना नहीं, बच्चे को प्रोजेक्ट दे सकते हो, असाइनमेंट दे सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चा कूदने में कैसा है, बच्चा गायन करने में कैसा है, लोगों का मिलन कैसा है, व्यवहार कैसा है, इन सभी बातों पर बच्चे का मूल्यांकन करना, तो रचनात्मक मूल्यांकन करना। समूह कार्य पर जोर देना, समूह कार्य पर जोर देना। बच्चा जो है वो समूह कार्य ज्यादा करे, उस पर जोर देना। आप समूह कार्य बच्चा करे ताकि बच्चा वहां खेलेगा, सारे लोगों से मिलेगा, सोसाइटी उसकी बढ़ेगी, बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। विशिष्टीकरण करना, बच्चे की विशिष्टीकरण करना, यानी विशिष्टीकरण कैसे करेंगे, जब उसकी प्रतिभा को आप पहचानेंगे। बच्चे की विशिष्टीकरण करना कि वह किस क्षेत्र के लिए है काबिल है, किस क्षेत्र के लिए काबिल है। बच्चा वह गायन में अच्छा है तो गायन के लिए उसकी विशिष्टीकरण कर देना। बच्चा जो है लेखन में है तो बच्चे के लिए लेखन का विशिष्टीकरण कर देना। बच्चा जिसमें भी है वैसा उसकी विशिष्टीकरण बता देना, ये बच्चा इस क्षेत्र में होशियार है, सारे लोग इसके पास इस काम के लिए आ सकते हैं। तो विशिष्टीकरण कर देंगे तो बच्चा आपको छोड़ करके, आपकी क्लास को छोड़ करके, आपके ध्यान को छोड़ करके वो कहीं और नहीं जाएगा। इतने सारे जो है वह दृष्टिकोण आप अपना सकते हैं, इतने सारे दृष्टिकोण आप जो है अपना सकते हैं कब, क्लास में प्रयोग करने के लिए। तो इसका हेडिंग जो है ले सकते हैं आप, विशिष्ट शिक्षण दृष्टिकोण। इसका हेडिंग ले सकते हैं विशिष्ट शिक्षण दृष्टिकोण, विशिष्ट शिक्षण दृष्टिकोण। तो विशिष्ट शिक्षण दृष्टिकोण क्या होगा कि शिक्षक को हमेशा लगातार प्रश्न पूछते रहना, शिक्षक को लगातार जो है वह रचनात्मक मूल्यांकन करते रहना, समूह कार्य पर जोर देना तथा विशिष्टीकरण भी करते रहना लगातार। तो इस तरह से जो है आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और बच्चों का जो ये बहुभाषी क्षेत्र है, उस बहुभाषी क्षेत्र को, बहुभाषी जो उसका समस्या है, संसाधन है, आप उसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको जो है एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। टीएलएम जैसे हम प्रयोग कर रहे थे, तो टीएलएम में मीडिया का प्रयोग कर रहे थे, पुस्तक का प्रयोग कर रहे थे। वहीं हम अलग अलग प्रकार के टीएलएम, प्रोजेक्टिव, नॉन प्रोजेक्टिव एड का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे हम भाषा को भी एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तकनीकी के माध्यम से। वो अलग अलग तकनीकी मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है। ऐसा इस प्रकार का जो है एक्सप्लेन एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता कि अब तक मैंने भी बहुत सारे देखे, इस प्रकार का एक्सप्लेन नहीं। चले तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां से हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। अब यहाँ से हमारा ये खत्म हो गया है। अब जो है इसमें थोड़ी बात, एक दो बात और कही गई कि जो है बहुभाषा को ज्यादा तवज्जो दिया जाए और संज्ञानात्मक व्यवहारिक लाभ मिला जाए, अधिगम में सीखने के जो है वो बढ़ाया जाए, सब बातें जो है हुई हुई है। चले तो यहाँ से अब काम खत्म करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ से जो है यहाँ से बात करते हैं, स्व जांच की बात कर लेते हैं। स्व जांच देख लेते हैं, स्व जांच क्या है। चलिए स्व जांच ले लेते हैं आज।